नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी से मिलने बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव। शोल उड़ाकर बोले, दीदी आप लड़ी हैं, हारी नहीं, भाजपा ने चुनाव लूटाए। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने उनके कोलकाता स्थित घर पर पहुंचे। भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश को गले लगाया। ममता भी अखिलेश को रिसीव करने के लिए गेट पर आई। अखिलेश ममता बनर्जी के लिए शोल लेकर गए थे। वे जैसे उड़ाने के लिए आगे बढ़े। ममता ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी। इस पर अखिलेश बोले, दीदी आप लड़ी हैं, आप हारी नहीं। दोस्तों, मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा का पूरा चुनाव भाजपा ने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स, इलेक्शन कमीशन और ट्रांसफर पोस्टिंग का इस्तेमाल किया। मैंने यूपी का चुनाव भी बहुत करीब से देखा है। वहां कभी डीजीपी नहीं हटे, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटाए गए, किसी जिले के अधिकारी तक नहीं हटाए गए। जब बंगाल का चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपको चुनाव हराना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर अटके विजय, गवर्नर ने फिर लौटाया। भड़के प्रकाश राज और कमल हासन। दरअसल दोस्तों, सुपरस्टार विजय की तमिलनाडु में शानदार जीत के बाद से ही जनता उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखने का इंतजार कर रही है। लेकिन तमिलनाडु की 233 सीटों में से सबसे ज्यादा 108 सीटें जीतने के बावजूद विजय अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तमिलनाडु में 118 सीटों की जरूरत होती है। बुधवार को विजय ने दावा पेश किया तो गवर्नर ने उन्हें सीटें कम होने की बात कहकर लौटा दिया। गुरुवार को भी विजय को दोबारा लौटा दिया गया था। तमिलनाडु में राजनीतिक गठबंधन का गुणा गणित बड़ी तेजी से बदल रहा है। अब दोस्तों, विजय 10 सीटों का समर्थन कहां से लेकर आते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए यह सब कैसे हुआ। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बोले अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और जवाबदेही की मांग की है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ कोलकाता स्थित उनके आवास पर हुई बैठक के बाद अखिलेश यादव ने चंद्रनाथ रथ की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उनके सहायक की हत्या कैसे हुई, एक्स पर गृह मंत्री को टैग करके उनसे पूछिए यह सब कैसे हो रहा है। लॉ एंड कंट्रोल आपके ही हाथों में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग अपने पास रखा। नीतीश के बेटे निशांत को स्वास्थ्य, विजय सिन्हा संभालेंगे कृषि मंत्रालय। बिहार में विभागों का हुआ बंटवारा। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के 22 दिन बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार किया गया। पटना के गांधी मैदान में कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें भाजपा के 15, जदयू के 13, लोजपा के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1 मंत्री शामिल है। दोस्तों, विभागों का बंटवारा भी हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग समेत 6 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं और फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा हुई भंग, ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही राज्यपाल ने पूरी कैबिनेट को भंग कर दिया और इसके साथ ही ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही। दोस्तों, खास बात यह है कि इस्तीफे को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच यह फैसला सीधे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिससे बंगाल में 15 साल पुराना सत्ता का अध्याय अचानक खत्म हो गया। कोलकाता गजट में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा को भंग कर दिया और यह फैसला 7 मई 2026 से लागू हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चंद्रनाथ हत्याकांड, हमलावरों ने 7 किलोमीटर तक पीछा किया था, फिर गोली मारी। शुभेंदु अधिकारी बोले, मैंने ममता को हराया इसलिए पीए की हत्या। दरअसल दोस्तों, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है। शुभेंदु ने कहा कि इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसकी जितनी भी निंदा करें वह कम है। हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार हो सकती है। उधर दोस्तों, चंद्रनाथ की मां ने कहा कि इस हार का बदला मेरे बेटे की हत्या कर लिया गया। कुछ नेताओं ने पहले धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि रथ को 4 गोलियां लगी थी। पुलिस जांच में पता चला है कि हमलावरों ने रथ की गाड़ी का 7 किलोमीटर तक पीछा किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
फ्लाइट में ई सिगरेट पीते दिखे यजुवेंद्र चहल, वीडियो हो गया वायरल। यह भारत में बैन है। पहले राजस्थान के कप्तान रियान भी पीते हुए दिखे थे, जुर्माना लगा था। जी हाँ दोस्तों, पंजाब किंग्स के अनुभवी लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद की यात्रा के दौरान वे फ्लाइट के अंदर ई सिगरेट यानी कि वेब पीते हुए नजर आए। वीडियो में चहल को इसे छिपाने की कोशिश करते हुए भी देखा गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि पंजाब किंग्स ने टीम के सफर का वीडियो पोस्ट किया था, इसके ही अंदर चहल के ई सिगरेट पीने का हिस्सा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई तरबूज मामला, चूहे मार जहर से हुई कोडिया परिवार की मौत, फोरेंसिक रिपोर्ट में हुई पुष्टि, साजिश का शक गहराया। दरअसल दोस्तों, मुंबई में पहले बिरयानी फिर तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की रहस्यमयी मौत के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि डोकाडिया परिवार की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि चूहे मारने वाले घातक जहर जिंक फॉस्फाइड की वजह से हुई है। इस खुलासे के बाद घटना के पीछे किसी साजिश का शक गहराया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें 26 अप्रैल की रात को मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में डोकाडिया परिवार के 4 सदस्यों की तरबूज खाने के बाद मौत हो गई थी। पूरे देश में उनका मामला फैल गया था कि तरबूज खाने से इन लोगों की मौत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी मौत जिंक फॉस्फाइड नाम के जहर से हुई है, जो कि चूहे मारने की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, जाति तब खत्म होगी जब समाज बदलेगा। जनसंख्या नियंत्रण नीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी जैसे कानून लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जातीय आधारित राजनीति तभी खत्म होगी जब समाज जाति के आधार पर सोचना बंद कर देगा। भागवत गुरुवार को कर्नाटक के मैसूरू में बोल रहे थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय समाज से कभी जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है? अगर हो सकती है तो किस तरीके से हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शूटिंग हुई, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। टीएमसी सांसद बोली, मेरे साथ उत्पीड़न हुआ। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत और टीएमसी की हार के बाद राज्य में जहां हिंसा में वृद्धि हुई, वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को भी लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने विमान के भीतर जय श्री राम के नारे लगाए जाने का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इस घटना को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट के अंदर उनके साथ उत्पीड़न हुआ और उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा कि विमान में इस तरह की हरकत स्वीकार नहीं की जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर आंधी में फंस गया, शादी में जा रहे थे, रास्ते से लौटे, जुहू हेलीपैड पर सेफ लैंडिंग हुई। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर कल्याण के पास खराब मौसम और तेज आंधी तूफान में फंस गया था। जानकारी के अनुसार शिंदे मुंबई के महालक्ष्मी हेलीपैड से कल्याण के आगे मुरबाड़ में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया। पायलट हेलीकॉप्टर को आगे ले जाने के बजाय वापस ले गया। मुंबई के जुहू हेलीपैड पर सेफ लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 18 दिन में चारधाम यात्रा पर आए 29 श्रद्धालुओं की हुई मौत, खराब सेहत बनी मौत की वजह। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हुए कुल 18 दिन हो चुके हैं और पिछले 18 दिनों में यात्रा पर आए कुल 29 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, मारे गए तीर्थयात्रियों की मौत की वजह स्वास्थ्य खराब बताया गया। इनमें हार्ट अटैक समेत विभिन्न बीमारियां हैं जिससे श्रद्धालुओं की मौत हुई। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ जी यात्रा रूट पर हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ पूरा, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया डीपी बदली, ऑपरेशन का लोगो लगाया, लिखा देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया। यह पहल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना के साहस को ट्रिब्यूट देने के लिए की गई है। दरअसल दोस्तों, अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 साल बीत चुका है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली पटना फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, लोग चिल्लाने लगे। पटना में आधी रात तेज बारिश, सड़क धंसी। जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव।
दरअसल दोस्तों उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बुधवार को बारिश हुई। वहीं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में ओले भी गिरे। बिहार के पटना में बुधवार रात भारी बारिश हुई। इसी बीच इंडिगो की एक फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि बाद में इसे लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया। हालांकि आज 44 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान और अमेरिका के बीच में डील की नहीं दिख रही है उम्मीद। सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर हमला। दरअसल दोस्तों पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद और जंग की धमकी दोनों एक साथ चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी अमेरिकी प्रस्ताव को विचाराधीन बता रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया में खबर आई थी कि यह एक पेज का मेमोरेंडम हो सकता है जो आगे की बड़ी डील का आधार बनेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शराब और बियर 20% तक महंगी हो सकती है, ईरान जंग का असर। पैकेजिंग की लागत बढ़ी, कंपनियों ने राज्यों से दाम बढ़ाने की मांग की। दरअसल दोस्तों शराब बनाने वाली कंपनियों ने राज्य सरकारों से शराब, बियर और वाइन की कीमतें बढ़ाने की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इससे कांच की बोतलों, एल्यूमिनियम कैन और पैकेजिंग मटेरियल की लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। शराब उद्योग की प्रमुख संस्थाओं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी और ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राज्यों को पत्र लिखकर कीमतों में बदलाव की अनुमति मांगी है। BAI ने इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए 15 से 20% तक दाम बढ़ाने का सुझाव दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 77,845 पर बंद हुआ। निफ्टी 4 अंक नीचे 24,327 पर आया। ऑटो शेयरों में खरीदारी, जबकि MFCZ में रही बिकवाली। जी हाँ दोस्तों सेंसेक्स आज 114 अंक की गिरावट के साथ 77,845 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 4 अंकों की गिरावट रही और ये 24,327 पर आ गया। आज के कारोबार में ऑटो और रियल्टी शेयरों में खरीदारी रही, जबकि MFCZ में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। बात करें दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में HDFC लाइफ, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में HUL, TCS और टाइटन कंपनी रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी 2,318 रुपए बढ़कर 2.51 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। इस साल 21,000 रुपए महंगी हो चुकी है। सोना आज 377 रुपए बढ़कर 1.51 लाख के पार निकला। जी हाँ दोस्तों सोने और चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 377 रुपए बढ़कर 1.51 लाख रुपए के पार निकल गया। वहीं चांदी 2,318 रुपए बढ़कर 2.51 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 24 कैरेट सोना यानी कि शुद्धतम सोना 1,51,237 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। 22 कैरेट सोना 1,38,533 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 1,13,428 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रही है। दोस्तों यह शुद्धतम कीमतें हैं। GST और मेकिंग चार्जेस इनके अलावा हो सकते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 केस दर्ज हुए। तमिलनाडु में 2023 की तुलना में 1.5% कम क्राइम। जी हाँ दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने साल 2024 में देश में हुए क्राइम की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर फिर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में शीर्ष पर रही। 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 में 13,366 थे। तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे हैं। 2024 में महिलाओं के खिलाफ 4,41,534 मामले दर्ज हुए, जो कि 2023 में 1.5% कम थे। वहीं दोस्तों सबसे अधिक 27.2% मामले पति के क्रूरता और अपहरण से संबंधित थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में बीजेपी की जीत पर बांग्लादेश भड़का। भारत सरकार ने कहा पहले अपने 2,860 नागरिकों को वापस लो। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के बयान पर भारत ने तीखा जवाब दिया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि बांग्लादेश को अब अवैध घुसपैठियों को वापस लेने में सहयोग करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की चुनावी सफलता के बाद बांग्लादेश की ओर से आए कुछ बयानों पर भारत ने चिंता जताई है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। रणधीर ने जोर देकर कहा कि असली मुद्दा भारत से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी का है। इसके लिए बांग्लादेश का पूरा सहयोग जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में मिनटों में बिक रहे हैं भारत के आम। अल्फांसो और केसर का दिखा जबरदस्त क्रेज, स्टॉक हो गए खत्म। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों का मौसम केवल छुट्टियों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यह आम के क्रेजी प्रेमी भी इस सीजन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। गर्मियां आते ही आम का बाजार गुलजार हो जाता है। लोगों की भीड़ आम की दुकानों पर टूट पड़ती है। ये हाल केवल भारत का ही नहीं है, बल्कि अमेरिका का भी यही हाल है। अमेरिका में भी लोग भारतीय आम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका अंदाजा फिलहाल मार्केट रेट से भी लगाया जा सकता है। भारतीय आम अब विदेश में भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि जैसे ही स्टॉक अमेरिकी बाजारों में पहुंचता है, तुरंत ही वह सोल्ड आउट भी हो जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनवीडिया का चीन में दी एंड हुआ। 95% से 0% पर आई मार्केट हिस्सेदारी। जेनसेन हुयांग ने अमेरिका को घेरा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया का चीनी व्यापार अब पूरी तरह से बंद हो गया है। चीन में कंपनी के शेयर गिरकर सीधे 0% पर पहुंच गए, जिससे कंपनी का चीन से पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। अब इसे लेकर कंपनी के सीईओ जेनसेन हुयांग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि यह सब अमेरिका में चल रहे हालातों के कारण हुआ है। एनवीडिया चीन के सीईओ हाल ही में मिल्टन इंस्टीट्यूट की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस बारे में बात करते हुए बताया कि ये नीति अमेरिका के लिए ही बैकफायर कर गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट जज ने शंकराचार्य केस से खुद को अलग किया। चीफ जस्टिस के पास मामला भेजा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शिकायत की थी। दरअसल दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने शंकराचार्य केस से खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा है। उन्होंने इस केस की सुनवाई दूसरी बेंच से कराने का अनुरोध किया। दरअसल दोस्तों आशुतोष महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुग्धानंद पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था। बटुकों के कथित मामले में आशुतोष महाराज ने ही अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आशुतोष महाराज शामली के कांदला के प्राचीन शंखाबरी सिद्ध पीठ से जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शादी के 10 साल बाद पिता बने सूर्य कुमार यादव। पत्नी देविशा ने बेटी को जन्म दिया। आरसीबी के खिलाफ मैच में खेलना तय नहीं। दरअसल दोस्तों भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी देविशा ने बेटी को जन्म दिया। यह बेटी दोनों की पहली संतान है। मार्च में देविशा के बेबी शावर का वीडियो वायरल हुआ था। 35 साल के सूर्य कुमार यादव ने 2016 में देविशा शेट्टी से लव मैरिज की थी। कॉलेज के दिनों में एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान सूर्या ने देविशा को देखा और पसंद करने लग गए थे। सूर्या IPL में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, जिसका अगला मुकाबला 10 मई को रायपुर में होना है। सूर्या का खेलना तय नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार सूर्या टीम के साथ रायपुर में नहीं गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा। भ्रष्टाचार मामले में वेई फेंगे और ली शांगफू दोषी करार। पूरी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। दरअसल दोस्तों चीन ने भ्रष्टाचार के मामले में 2 पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और वेई फेंगे को मौत की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिंगहुआ के अनुसार दोनों को पहले 2 साल जेल में रखा जाएगा। अगर वह 2 साल तक कोई नया अपराध नहीं करते हैं तो सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ली शांगफू को पिछले साल अचानक पद से हटा दिया गया था, जबकि वेई फेंगे भी सैन्य भ्रष्टाचार जांच के दायरे में आए थे, जिसके बाद दोनों को 2024 में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत में भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ इस तरह के कानून आने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी नदी चीन से आकर भारत में मिल जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस नदी का नाम जो कि चीन से आती हुई भारत तक आती है, तो उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।